आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम वन शॉट में वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, देखिए समझिए। लोकस ऑफ पॉइंट हैव सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, फेज ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, क्या कहने का मतलब इसमें यह है कि कोई एक ऐसा सरफेस हो जिसमें पाए जाने वाले जितने भी पॉइंट हों, सभी पॉइंट का फेज ऑफ ऑसिलेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है डिफिनीशन? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट हैव सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, मतलब एक ऐसा सरफेस में पाए जाने वाले सभी पॉइंट ऑसिलेशन के सेम फेज में अगर हो तो उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हो कि अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट बने तो बताइए आपका सोर्स कैसा होगा, किस टाइप का सोर्स होगा। तो बेटा अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करते हैं तो जो सोर्स होगा वो पॉइंट सोर्स होगा। कैसा होगा? पॉइंट सोर्स। लेकिन अगर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनती है तो वहां पर सोर्स जो आपका होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन सोर्स। ठीक है, और अगर कहा जाए कि प्लेन वेव फ्रंट बन रही है तो उस केस में जो सोर्स होगा वो फार अवे, मतलब काफ़ी दूर रखा होगा, या कह सकते हैं फार ऑफ सोर्स, या इनफाइनाइट सोर्स भी कह सकते हैं कि ऐसी जगह पे रखा हो जो काफ़ी दूर हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। वेव फ्रंट क्या है? तो लोकस ऑफ पॉइंट हैव सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल है तो सोर्स किस टाइप का होगा, तो आप जवाब देंगे पॉइंट सोर्स। अगर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है तो आप जवाब देंगे स्ट्रेट लाइन सोर्स होगा। अगर प्लेन वेव फ्रंट अगर बनता है तो आप कहेंगे फार ऑफ सोर्स, मतलब दूर, इनफाइनाइट सोर्स। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन बनेगा। 3 क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला कि अगर ये वेव फ्रंट, ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो इस लेंस से निकलने के बाद जो वेव फ्रंट होगी वो किस टाइप के बनेगी, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉनकेव अगर लेंस है तो क्या होगा, और अगर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर प्रिज्म है तो क्या होगा। तो देखिए ये जो हमने दिखा रखी है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे है सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए अब मान लो हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेव बना लेते हैं क्योंकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे वेव की बात करें तो ये देखो वेव बना रहे हैं, ये देखिए ये रे पड़ रही हैं, रे ऑफ लाइट हैं। ओके, और आपको मालूम है वेव फ्रंट हमेशा जो रे ऑफ लाइट होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। अब आपको मालूम है इस लेंस के बारे में कि लेंस क्या करेगा, देखिए रे को क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। देखो मैं कन्वर्स कर देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए कन्वर्जन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बनाते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कैसे करेंगे? रे के परपेंडिकुलर। तो देखो ये अब अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कुछ ऐसा बनने वाला है इस तरीके से। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जो वेव फ्रंट है अगर इंसिडेंट इस तरीके की निकल के आती है तो जो लेंस से पार होगी वो इस टाइप का होगा। मतलब आपका आंसर ये होगा कि इस तरीके का वेव फ्रंट इस केस में बनेगा। ओके, अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए दूसरे क्वेश्चन में समझिए इसी चीज़ को। देखिए यहाँ पर भी रे बना लेते हैं। देखो ये वाली रे जो इसके सेंटर से जा रही सीधे, दूसरी रे ये बना लिया मैंने, तीसरी रे मान लो सपोज ये। अब ये क्या करेगी, रे को डाइवर्स करेगी। क्या करेगी? रे को डाइवर्स। देखिए रे को मैंने डाइवर्स कर दिया, ये देखो रे आ रही है। ओके, ये देखो यहाँ से। ओके, ऐसे। ठीक है, अब इस पे हम बनाते हैं क्या, वेव फ्रंट बनाते हैं। आपको मालूम है इस केस में कैसा बनने वाला है, तो ये देखो इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो इस केस में आपको ये याद रखना ऐसा बनने वाला। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ, आप बुक उठाइएगा देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो प्रिज्म में सेम क्वेश्चन करते हैं। प्रिज्म में क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी रे बना लीजिए। सबसे पहले एक रे, दूसरी रे और तीसरी रे। ठीक, अब आपको मालूम है कि प्रिज्म क्या करेगा, रे को डेविएट कर देगा। देखो डेविएट कर देते ये।
डेविएट होगी ना, हाँ बिल्कुल। अब क्या करते हैं, इस पे वेव फ्रंट बनाते हैं। वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर ही ड्रा होगी। ये देखो परपेंडिकुलर, देखो यहाँ एंगल कितना बनना चाहिए 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। इसका मतलब ऐसे केस में जो आपका बनेगा वेव फ्रंट वो किस तरीके के बनेगा। अब तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो वेव फ्रंट ऐसा होगा, ये इंसिडेंट है तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। और अगर कॉनकेव लेंस है तो कुछ ऐसा बनने वाला है, देखिए इस तरीके से बनेगा। और आपको मालूम है प्रिज्म के केस में कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपके वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट। अब आप इसको शॉर्टकट भी याद कर सकते हैं, बड़ा सिंपल। जैसे देखो कैसे सोचो इसको, लेंस देखिए कैसा है, कॉन्वेक्स, ओके। तो कॉन्वेक्स में कॉनकेव जैसा फील दे दो, देखो इस तरीके से देखो बना हुआ, ठीक है। और जिसमें कॉनकेव है उसमें कॉन्वेक्स जैसा फील दे, देखो कुछ ऐसा बनेगा। जिसको इसमें अगर हम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, और इसमें देखो कुछ ऐसा बनेगा, तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, तो है ना। तो इस तीनों क्वेश्चनों को याद कर लेना। तो पहला पॉइंट हमने बात की किसकी, फिर से रिवाइज कर लो। वेव फ्रंट क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसमें पाए जाने वाले सभी पॉइंट ऑसिलेशन के सेम फेज में हो तो उनको हम वेव फ्रंट कहेंगे। लोकस ऑफ पॉइंट हैव सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, ओके। अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है तो वहाँ पर सोर्स कैसा होगा, पॉइंट सोर्स होगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अगर बनते हैं तो स्ट्रेट लाइन सोर्स होंगे। अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो फार ऑफ सोर्स होगा, मतलब दूर स्थित सोर्स होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है। वो आप रे ऑप्टिक्स में भी आप देख सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स में भी देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, रे वैक्यूम से मीडियम में जा रही है। मान लेते हैं वैक्यूम में जो इसकी स्पीड थी वो सी थी, उसकी फ्रिक्वेंसी एफ है और उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। जब मीडियम में आप जाएंगे तो वही स्पीड वी में बदल जाएगी, फ्रिक्वेंसी एफ होगी, लैम्डा लैम्डा। फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। अगर कोई वेव या कोई रे, जो लाइट रे है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। केवल अगर कोई चेंज आएगा तो उसकी स्पीड में और उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, ये हाइगेंस का प्रिंसिपल है, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं हाइगेंस का। तो उस पर क्वेश्चन बनता है, उसको हम समझा रहे हैं। देखिए क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, तो देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे ऐसे, म्यू वी इक्वल टू क्या, सी। ये देखो बहुत मस्त, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सी बाई म्यू। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, कैसे कि अगर कोई वेव या कोई रे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड पहले से क्या बेटा हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो उसकी स्पीड है पहले से कम हो जाएगी। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितना कम हो जाएगी, तो आप सोचिएगा 1/μ टाइम्स, या आप कहिए कि जो भी स्पीड होगा उसको म्यू से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर, बहुत आसान है, मीडियम आए जैसे भी मीडियम आए वैसे आप म्यू से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्लियर। जैसे अगर हम लेमडा का फॉर्मूला बना लेते हैं, देखो बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्ट में लेमडा का फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखो अगर मुझे लेमडा निकालना है तो आप सिंपल ऐसे कहें क्या, लेमडा नॉट को म्यू नॉट से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। मैंने यही तो आपको बताया इन दोनों केस में कि अगर वेलोसिटी पहले v दिया है तो उसे म्यू से डिवाइड कर दो, न्यू वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर वेवलेंथ वैक्यूम में लेमडा दिया है और अगर मीडियम में पूछे, म्यू से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है इस तरीके से, दो मीडियम आपको दे देते हैं, ठीक है, और दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, दो वेलोसिटी दे देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत आसान है, इस केस को ऐसे हैंडल कर लीजिएगा। कैसे, देखिए ऐसे केस को देखो ऐसे सॉल्व करिएगा। क्या कहोगे, μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2, ठीक। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो लेमडा के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं कि μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2। मस्त, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर ये दोनों क्वेश्चन। अच्छे से जान लीजिए, हमने सिंपल बता दिया कि जो स्पीड हो उसको म्यू से डिवाइड कर दो तो मीडियम की स्पीड आ जाएगी, जो वेवलेंथ हो उसको म्यू से डिवाइड कर दो तो मीडियम में वेवलेंथ आ जाएगी। आप चाहें तो फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। और ये आपके पास है वैक्यूम से मीडियम में, और दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया मीडियम टू मीडियम, ठीक है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है।
तो इंटरफेरेंस की डिफिनीशन पहले समझ लेते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल की बात करना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा समझ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। तो इंटरफेरेंस में क्या करते हैं, दो वेव होने चाहिए, ठीक है, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, हैव सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, समझिए अच्छे से। कितनी वेव हो, टू वेव हो, क्लियर, याद रहेगा, टू वेव हो, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, सेम हो। प्रोपेगेट करना चाहिए, कैसे, प्रोपेगेट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। देन समझिए दोबारा कि इंटरफेरेंस की डिफिनीशन क्या है। पहली शर्त यह है कि टू वेव हूँ, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हूँ और सेम डायरेक्शन में वो क्या कर रही हूँ, ट्रेवल कर रही हूँ, प्रोपेगेट कर रही हूँ। तब क्या होगा, जो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जो भी हो, दो क्वेश्चन बनते हैं, एम्पलीट्यूड जो आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंस रहेंगे या कहिए डिफरेंट रहेंगे। डिफरेंट रहेंगे किससे, सम ऑफ इंडिविजुअल्स वेव। मतलब समझ लो दोबारा, क्या कहा गया इंटरफेरेंस की डिफिनीशन कि टू वेव होनी चाहिए, हैव सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दोनों की जो डायरेक्शन हो प्रोपेगेशन की वो सेम हो। जब वो दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज होंगी तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड बनेगी, तो उनके जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड होंगे उनके सम से वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट किस तरीके से होंगे, या तो उनका सम से वो ग्रेटर वैल्यू होगी या तो सम से उनकी वैल्यू कम होगी, उनकी मतलब रिजल्टेंट की, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा या कहिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो इंडिविजुअल के सम से ग्रेटर या लेस होगी। ऐसा फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है पहले समझ लेते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी मैंने अभी बता दिया, या तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो ग्रेटर होगी दोनों के सम से, या आप कह सकते हैं लेस होगी, ये मैं कहना चाह रहा था। या आप कह सकते हैं कि जो उनका एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट होगा वो दोनों के सम से ग्रेटर होगी, या उनका जो सम होगा बेटा वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो ये डिफिनीशन हो गई। अब आती है बारी की फॉर्मूला, पहले याद कर लेते हैं फिर टेक्निक की बात शुरू करते हैं। तो एम्पलीट्यूड अगर हम बात करेंगे तो आपको मालूम है ए स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला सबको याद होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव बेटा यहाँ फेज डिफरेंस है, क्लियर। इसी प्रकार से इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी आप जानते हो, क्या होता है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये रूट के अंदर है, बाकी कॉस फाइव बेटा बाहर रहेगा, क्लियर। अब एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग बार बार, रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ओके। तो ये फॉर्मूला भी आप पढ़ के आए होंगे, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें कि डेल्टा फाई इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा टी, टाइम इंटरवल के फॉर्म में भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई से डिवाइड कर लेना, यहाँ लेमडा से डिवाइड करना, यहाँ टी से। तो आप सारे फॉर्मूले इससे बना सकते हो। पहला वाला देखो, ये दोनों में रिलेशन देखोगे, 2 पाई ऊपर भेजो तो ये आ जाएगा। अगर आप चाहें तो फाई और डेल्टा टी के फॉर्म में बना सकते हैं, डेल्टा एक्स और टी के फॉर्म, लेकिन ज़्यादातर यूज़ यही होगा, इसलिए ऊपर जरूर याद रखें, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन किसके किसके बीच है, ये रिलेशन है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए इंटरफेरेंस दो टाइप का होगा। इंटरफेरेंस टू टाइप होता है, पहला जो होता है वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो दूसरा होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सारे कमेंट पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी बेटा वो ग्रेटर होगी इन दोनों के सम के, क्लियर। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ग्रेटर भी हो सकती है, कम हो सकती है। अगर ग्रेटर होती है तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कम होगी तो उसे डिस्ट्रक्टिव कहेंगे। दूसरा केस जो है जो कॉस फाई है ना, इसकी वैल्यू जो होगी वो +1 होगी, क्लियर। सारे कमेंट याद कर लेना अच्छे से।
यहाँ पर जो ए मैक्स होता है वो होता है A1 प्लस A2। क्लियर। और दूसरा अगर हम बात करें कि आई मैक्स इंटेंसिटी मैक्स क्या होगा, तो ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेना। I1 प्लस I2 अंडर रूट में है इंडिविजुअली और उनका क्या है होल स्क्वायर है। क्लियर, याद रहेगा। इसको कई बार ऐसे भी हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2, जैसा क्वेश्चन आपको दिया होगा उस तरीके से हैंडल करिएगा। ठीक है। अब पहले इतने कमेंट देख लो। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आई होगा रिजल्टेंट है ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी के सम से ग्रेटर होगा। इस केस में जो cos फाइव होता है वो +1 लिया जाता है। ए मैक्स की वैल्यू जो निकल के आती है वो A1 प्लस A2 आएगी। जो आई मैक्स निकल के आएगा वो ब्रैकेट में √I1 प्लस √I2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा। क्लियर, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मेन फॉर्मूले की बात कर लें तो ए स्क्वायर क्या होगा, आप देखो समझ लो कैसे आया था ये। तो इसको हम कहेंगे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। क्यों, cos फाइव कहाँ चला गया, cos फाइव की वैल्यू बेटा क्या मैंने बताई +1, तो यहाँ वो ये आएगा। आप अगर सोचो इसको सॉल्व करोगे, अगर इसको सॉल्व करो तो बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा, ए मैक्स इक्वल टू A1 प्लस A2। क्लियर, आएगा ना। ओके। और अगर इसी तरीके से दूसरे को सॉल्व करो, देखो आई अगर हम लिखना चाहें तो हमने आपको बताया था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव की वैल्यू +1 है तो इसलिए आंसर ये आएगा। इससे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है फेज डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेज डिफरेंस याद होना चाहिए। इसको लिखते हैं डेल्टा फाइव से। इसका फॉर्मूला बेटा होता है 2n पाई। ठीक है, याद होना चाहिए। n का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे, 0 1 2 3 एंड डॉट सो ऑन। अगर हम इसकी वैल्यू बनाएं तो आपको पता है इसकी डेल्टा फाइव की वैल्यू अगर 0 रखोगे 0 होगा, 1 रखोगे 2 पाई बनेगा, अगर 2 रखोगे n का मतलब वैल्यू रखते जाए तो 4 पाई। इस तरीके से इवन नंबर आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 पाई आएगा, 8 पाई आएगा और इस तरीके से आता रहेगा। क्लियर। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला समझ लीजिए, डेल्टा एक्स बेटा होता है n लेमडा। अब आपको पता है इनकी वैल्यू आप क्या रखोगे, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3। इस तरीके से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 होगी, फिर लेमडा होगा, 2 लेमडा होगा, 3 लेमडा होगा और इस तरह चलता रहेगा। मतलब ऑड और इवन दोनों नंबर्स आते रहेंगे ना, 4 आएगा, फिर 5 आएगा और ये चलता रहेगा। क्लियर। अब देखो एक सिचुएशन देख लेते हैं कि मान लो हमने मान लिया कि A1 जो A2 है वो A0 के बराबर है। तो ऐसे केस में आपको ये याद रखना जो A मैक्स होगा बेटा, A मैक्स वो क्या आएगा, आपको मालूम है 2A0 के बराबर आएगा। अभी मैंने बताया था कि जो A मैक्स की वैल्यू होगी, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा था A मैक्स की वैल्यू A1 प्लस A2। अगर दोनों सेम रखोगे, दोनों को रख दोगे, ऐड करोगे तो क्या होगा, A कितना हो जाएगा बेटा 2A। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर दिखा दिया 2A। इस तरीके से आप बात कर सकते हो आई मैक्स की, याद होना चाहिए क्योंकि हम सीधे इसको यूज़ करेंगे। आई मैक्स इक्वल टू क्या आएगा, 4I0 आएगा। आप कहोगे ये कैसे आ गया, तो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर भी। जैसे मान लो हम इसको 1 मान लेते हैं, 1 यहाँ रखोगे, 1 यहाँ रखोगे, 1 का रूट बेटा 1 होगा, 1 का रूट 1 होगा, 1 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसका मतलब हुआ 4I0। क्लियर, याद हो जाना चाहिए। तो इतने कमेंट आपको याद हो जाने चाहिए। दोबारा एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पहला कमेंट है कि जो आई होगा वो ग्रेटर होगा I1 प्लस I2 के, cos फाइव जो होगी वो +1 होगा, ए मैक्स क्या होगा A1 प्लस A2 होगा। आई मैक्स के दो फॉर्मूले याद रखना, पहला फॉर्मूला है √I1 प्लस √I2 का होल ऑफ स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला बेटा है A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। ये बनाया मैंने कहाँ से, इन दोनों फॉर्मूले से पहले मैंने बता दिया। यहाँ cos फाइव, यहाँ cos फाइव होता है और cos फाइव की 1 रखोगे वैल्यू तो ये बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, फेज डिफरेंस फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, 2n पाई होता है। n की वैल्यू जो रखोगे 0 1 2 3 रखोगे। क्लियर। पार्ट डिफरेंस क्या होगा, n लेमडा होगा, n की वैल्यू क्या रखोगे 0 1 2 3 रखोगे। क्लियर। अब दो सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर भैया कर लेना वो कि आगे इस पर न्यूमेरिकल मिलेंगे। मैंने मान लिया कि A1 और A2 सेम हो तो A मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 2A0 आएगी। और I1 I2 की वैल्यू अगर सेम ले लिया जाए, I0 मान लिया जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4I0 की हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दूसरा पॉइंट बेटा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। बिल्कुल सेम पैटर्न में लिख रहा हूँ, अगर पुराना याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और रिवाइज कर लो। जो आई की वैल्यू बेटा होगी वो लेस होगी किसके, उन दोनों के सम के। मैंने पहले डिफिनीशन में बात बता दी थी। ठीक है, क्लियर। जो cos फाइव बेटा होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर -1 होगा, वहाँ +1 था, यहाँ -1 होगा। इसी तरीके से जब हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ मिनिमम की बात होगी बेटा, इसको क्या कहेंगे मिनिमम। तो वहाँ मैंने प्लस कहा था तो
यहाँ मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो A1 माइनस क्या होगा, A2 होगा। देखो पुराना याद कर लो, अपने आप याद हो गया। देखो मिनिमम की बात मैंने किया था, वहाँ कैसे लिखा था, √I1, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस लिखना, √I2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर एक लिख सकते हो, A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पर A1 और A2 अगर सेम हो तो क्या होगा, तो आपको पता है, तो बहुत आसान हो गया। A मिनिमम जो निकल के आएगा, अगर यहाँ वैल्यू दोनों के सेम रख दोगे बेटा, क्या आएगा, 0। इसी तरह के I मैक्स भी वैसे, I मिनिमम भी वैसे ही आएगा, क्या आएगा, 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस बहुत अच्छा समझना। जो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला बेटा होता है वो होता है 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। और आपको मालूम है इस केस में जो n की वैल्यू होगी वो 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो 1। इसलिए जो वैल्यू निकल के आएगी, जरा देखो 1 की वैल्यू रखो तो 2 में से 1 निकलेगा 1, तो मतलब पहला फॉर्मूला जब निकल के आएगा आपको पता है लेमडा बाई 2। इसी तरह दूसरा जो आएगा 3 लेमडा बाई 2, इसी तरह अगला जो आएगा 5 लेमडा बाई 2, और ये चलता रहेगा। ठीक है, वैल्यू रख के देख लो, 2 2 जा 4, 4 में से एक निकलेगा 3, 3 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। क्लियर। फेज डिफरेंस इस तरह देखो, फेज डिफरेंस बेटा क्या होगा, तो डेल्टा 5 जो होगा वो होगा 2n, है ना, 2n माइनस 1 पाई। ठीक, n की वैल्यू वही 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 से लेना, वहाँ 0 से लिया था। अब देखो वैल्यू रखो, 1 रखोगे तो 2 होगा, 2 1 जा 2, 2 में से 1 निकलेगा तो आपको पता है क्या निकलेगा, पाई होगा। फिर 2 रखोगे 4 मतलब 3 पाई। यहाँ सब ऑड नंबर मिलने वाले हैं, कैसे मिलेंगे बेटा, ऑड नंबर। 3 होगा, फिर 5 होगा, 5 पाई, फिर उसके बाद आपको पता 7 पाई, उसके बाद आपको पता है 9 पाई। ये आता रहेगा। क्लियर, ये आता रहेगा। ओके, आपको मालूम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से इनको भी रिवाइज कर लें। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, इंटरफेरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्स्ट्रक्टिव और एक क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, इस केस में जो आई होगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो इंडिविजुअल सम से क्या होगी, कम होगी। कॉस फाई की वैल्यू -1 लिया जाएगा। जो ए मिनिमम होगा वो A1 माइनस A2 होगा। जो आई मिनिमम होगा वो √I1 माइनस √I2 का होल ऑफ स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। दूसरा देखो, अगर ये कंडीशन देता है कि इफ़ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A0, तो हम लिख सकते हैं मिनिमम क्या होगा, 0, क्योंकि माइनस करोगे 0 ही आएगा, तो दोनों वैल्यू सेम है। आई मैक्स भी उसी तरीके से 0 ही आएगा। पाथ डिफरेंस बढ़िया फॉर्मूला याद कर लो, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, और n की वैल्यू 1 2 3 4 रखोगे, अपने आप ये वैल्यू आ जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आया, डेल्टा 5 इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई होता है। बिल्कुल वैल्यू रखोगे, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी वैल्यू निकल आएंगी। क्लियर। अगर हम मेन फॉर्मूले की बात कर देते हैं, वो भी देख लो। जैसे मान लो हम ए स्क्वायर की बात करें, तो आप क्या कहोगे, सर A1 स्क्वायर होगा प्लस A2 स्क्वायर होगा और माइनस 2A1 A2 होगा। क्यों, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम आई की बात करें, तो आप क्या कहोगे, I1 प्लस I2 और -2 √I1 और I2, ये भी आराम से लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगली चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पे। तो चलिए नोट देखते हैं। तो नोट का मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे पहला फॉर्मूला देखिए, ए मैक्स और अपान ए मिनिमम का रेशियो पूछेगा। तो ए मैक्स हमने आपको बता ही दिया है क्या होता है, A1 प्लस A2 होता, उसे आप डिवाइड कर दीजिएगा A1 माइनस A2 से। ओके, तो ये क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या आई मैक्स अपान आई मिनिमम भी पूछ सकता है आपसे, आई मैक्स अपान आई मिनिमम। ओके, तो क्या फॉर्मूला होगा, देखिए आई मैक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √I1 प्लस √I2 का होल ऑफ स्क्वायर। मिनिमम का मैंने बताया था √I1 और रूट में I2 का होल ऑफ स्क्वायर। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर ए के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। A1 प्लस A2 क्या होता है, तो आपको ये भी मालूम है, ये तो बेटा ए मैक्स होता है, तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हो, या आप ये क्या चीज़ है तो आप कह सकते हो मिनिमम है। ओके, तो इतने फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते। पहला फॉर्मूला देख लीजिए, ए मैक्स अपान ए मिनिमम क्या निकल के आया, A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2। आई मैक्स अपान आई मिनिमम पूछेगा, तो अगर I1 I2 के टर्म में देता तो ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा, और A1 A2 के टर्म में देता तो ये। अगर मैक्स मिल जाए मिनिमम मिल जाए, सीधे आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए। मान लो आपसे I1 अपान I2 ही पूछता है, तो क्या करेंगे, तो क्या
A1 अपान A2, आप सीधे इसका होल ऑफ स्क्वायर कर देना। A1 A2 मतलब एम्पलीट्यूड से ही है, ठीक है। तो I1 अपान I2 इक्वल टू क्या होगा, A1 अपान A2 का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, फ्रिंज विजिबिलिटी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है। देखो कि ये क्या फॉर्मूला होगा बेटा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें क्या करेंगे, जो आप आई मैक्स निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे आई मिनिमम को, और उसको डिवाइड करेंगे आई मैक्स प्लस आई मिनिमम को, और इंटू 100 कर देना। तो ये है फ्रिंज विजिबिलिटी। ओके, आई मैक्स अगर नहीं दिया तो आप निकाल लेना, आई मिनिमम निकाल लेना, दोनों डिफरेंस करना, ऐड करना, डिवाइड करना, इंटू 100 करना, निकल के आ जाएगा फ्रिंज विजिबिलिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर एक रिलेशन बना देते हैं इंटेंसिटी का फ्रिंज विड्थ से। आगे अभी हम बात करने वाले फ्रिंज विड्थ को W से भी लिखा जाता है, बीटा से भी लिखा जाता है, और ये तो आपको पता है जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होगा। ठीक है, इससे एक बढ़िया फॉर्मूला निकल के आएगा क्या, I1 अपान I2 इक्वल टू, ये क्वेश्चन आ चुका है, बीटा अपान बीटा 1, बीटा 1 अपान बीटा 2। ओके, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 अपान A2 का होल ऑफ स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन दिया हो वैसे आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बनता है एवरेज इंटेंसिटी, ये भी आपको अच्छे से पता है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, जो भी मैक्स दिया हो और जो मिनिमम दिया हो दोनों को ऐड कर दो और अपान 2 कर दो, ये एवरेज हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल के क्या आता है, I1 प्लस I2। इसका मतलब अगर मैक्स और मिनिमम ना दिया हो, 1 2 दिया और सीधे आंसर कर देना। अगर मान लो I1 I2 ना दे के ए दे देता है तो आप ये भी यूज़ कर लेना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इतने तरीके से एवरेज इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे, उससे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर से देख लो सारे फॉर्मूले। तो नोट में हम सबसे पहले क्या कह रहे थे कि एक फॉर्मूला ये है, आई ए मैक्स अपान ए मिनिमम आप फाइंड आउट कर सकते हो, A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 से। आई मैक्स को कई तरीके से फाइंड कर सकते हो, इंटेंसिटी अगर दिया है तो अंडर रूड I1 प्लस अंडर रूड I2 का होल ऑफ स्क्वायर अपान अंडर रूड I1 माइनस अंडर रूड I2 का होल ऑफ स्क्वायर। और यह आप कर सकते हो A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर से, या आप कर सकते हो मैक्स स्क्वायर अपान ए मिनिमम। क्लियर, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये फ्रिंज विजिबिलिटी आप जरूर रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो विजिबिलिटी निकालने का तरीका होता है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इंटू 100। ओके, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंटेंसिटी आपका रेशियो पूछ लेगा, फ्रिंज विड्थ दे देगा। तो देखिए ये रिलेशन याद रखेंगे कि इंटेंसिटी का फ्रिंज विड्थ के साथ रिलेशन क्या है और एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन क्या, तो इससे ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्लियर, एवरेज इंटेंसिटी को देखिए, एवरेज कैसे निकालेंगे, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपान 2, या I1 प्लस I2 से, या आप कर सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आप देखिए 7 नंबर पॉइंट, इफ सोर्स इज कोहेरेंट इनकोहेरेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं कोहेरेंट और इनकोहेरेंट पे कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, जरा देख लीजिए पहले डिफिनीशन अच्छे से। क्या होती है कोहेरेंट सोर्स का मतलब, क्या, टू सोर्स ऐसे होने चाहिए जिनका फेज डिफरेंस जो है टाइम के साथ चेंज ना हो। कोहेरेंट सोर्स बेटा किसको कहेंगे, ऐसे दो सोर्स जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज ना हो, तो ऐसे सोर्स को क्या बोलोगे, कोहेरेंट सोर्स। देखो डिफिनीशन भी मैं दिखा देता हूँ, टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे दो सोर्स जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज ना हो, तो ऐसे सोर्स को हम बेटा क्या कहेंगे, कोहेरेंट। और जिनका चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट कहेंगे। बात क्लियर। अब देखो इसका मतलब क्या है, कुछ पॉइंट और देख लीजिए। जैसे ये बात करें, मान लो हमारे पास लाइट इंटेंसिटी दो सोर्स हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है। ठीक है, अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है और लाइट इंटेंसिटी है या कहिए लाइट है, तो वो कोहेरेंट नहीं होंगे। बट दो अगर साउंड वेव हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी अगर सेम है तो वो कोहेरेंट होंगे। दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है सेशन रीजन में, कि कोई दो लाइट सोर्स दिए हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम दी है, तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर वो साउंड वेव हैं और दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट कहलाएंगे। क्लियर। तो आप पॉइंट पहले देख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। और कि टू आइडेंटिकल लाइट सोर्स हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी कैन नेवर बी कोहेरेंट, बट टू आइडेंटिकल साउंड सोर्स हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी आर कोहेरेंट।
तो अगर लाइट सोर्स दो अलग अलग कोहेरेंट नहीं हो सकते, एक अगर है तो बना सकते हैं हम लोग। तो अलग अलग सोर्स नहीं होने चाहिए, मतलब एक ही सोर्स से हमें दो रे बनानी है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक सोर्स लेंगे कोई भी, जिसे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये देखो, एक कोई लाइट सोर्स से दिया, उससे वेव फ्रंट ऐसे निकली, क्योंकि पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट स्फेरिकल होती, मैंने बताया था। आगे क्या किया मैंने, स्क्रीन लगा दी और एक स्लिट बना दिया। अब इससे जो वेव निकलेंगे कितनी निकलेंगी, दो वेव निकलेंगी। तो एक सोर्स से ही दो वेव निकल के आई हैं, ठीक है। जब एक ही सोर्स से दो वेव होंगी तो ये कोहेरेंट हो जाएंगे। बट अलग अलग सोर्स अगर लेते हो, क्यों नहीं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, बट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती। हाँ, अगर साउंड सोर्स हैं तो वो कोहेरेंट हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट में क्या अंतर है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होंगे जिसमें टू सोर्स होने चाहिए, उनका फेज डिफरेंस जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उनको हम बेटा कोहेरेंट कहेंगे। और जिनमें चेंज होगा वो इनकोहेरेंट। तो जितना भी हमने इंटरफेरेंस में कहें या यंग डबल स्लिट में हम बात कर रहे हैं, उसमें कोहेरेंट सोर्स को लेकर ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो चलिए पहला केस देखते हैं कोहेरेंट सोर्स में। तो देखो ए का फॉर्मूला वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। क्या लिखा था, A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 और cos फाई। ओके, अब स्क्वायर यहाँ लगा देते, नहीं तो फिर रूट लगाना पड़ जाएगा। इसका फॉर्मूला भी आप जानते हो, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। क्लियर? अब बात करते हैं आई मैक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, आई मैक्स की। अब आई मैक्स क्या होगा, हम बता चुके हैं आपको। आई मैक्स क्या होता है बेटा, 4I0 होता है। और आई मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है बेटा, 0 होता है। ओके, तो आपने फॉर्मूले देख लिए। अब दूसरा पॉइंट देखो, इनकोहेरेंट में cos फाई बेटा जो यूरेज वैल्यू होती है इनकोहेरेंट में वो 0 होती है। साइन फाई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो जो ए आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट कहें या रूट में ही लिख देते हैं या स्क्वायर में लिख देते हैं। देखो आपको पता है A1² प्लस A2²। क्यों, क्योंकि बात की जो वैल्यू है यहाँ cos फाई की वैल्यू, अगर 0 डाल दोगे तो पूरी वैल्यू ये वाला पोर्शन बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A अंडर रूट A1² प्लस A2²। सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और जो आई की वैल्यू आपकी होगी वो जरा देख लो, क्या होगा, आई की वैल्यू बेटा I1 प्लस I2 होगी। क्या होगी, I1 प्लस I2 होगी। क्लियर? अब अगर हम आई मैक्स की बात करेंगे, इन दोनों केस में इनकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि आप देख लो इसमें वैल्यू रखोगे एक ही। जब फॉर्मूला बन के आया, आई रख दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2I0 हो जाएगा, है ना। और मिनिमम की वैल्यू भी 2I0 ही होगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस केस में इनकोहेरेंट में आई मिनिमम आई मैक्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बट अगर कोहेरेंट की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एसर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। यहाँ पर बेटा दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, जैसे आपसे आई मैक्स और आई मिनिमम दे देगा, पूछ लेगा कि भाई आई मैक्स और आई मिनिमम क्या होगा। और आपसे दिया जाएगा R1 प्लस 1 और R1 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ आपने लिख दी है, क्योंकि ये शॉर्टकट एक फॉर्मूला है। आर का मतलब यहाँ है रेशियो, ये रेशियो है बेटा। आर का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आप कहेंगे तो इस पूरे वेव ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन की एक सीरीज़, लगभग 20 क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है, अब आराम से आप देख सकते हैं पेपर को, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 अगर दे दिया जाए तो देखिए आई जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, होती है 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई मैक्स, क्योंकि आपको पता है 4I मैक्स क्या है, ये आई मैक्स है, ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर फाई बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। इसी तरीके से बेटा ए का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या है कि इफ़ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A0 अगर दिया हुआ है तो उस केस में आप क्या करेंगे, ए का जो फॉर्मूला बनेगा वो A इक्वल टू बनेगा 2A0 और cos स्क्वायर फाई बाई 2। इसको भी आप लिख सकते हो A मैक्स और cos स्क्वायर फाई बाई 2। अच्छे से याद कर लो। अब तक जितने भी फॉर्मूले आपने रिवाइज किए हैं, हो सकता है उस पर क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो इस बार नीट
मैं बता दे रहा हूँ बहुत अच्छे से, नीट 2023 में पूछा जा सकता। तो अगर आता है तो ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पर एक क्वेश्चन हम आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, अभी देखिएगा। उससे पहले, क्वेश्चन करने से पहले जरा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम क्या बात कर चुके हैं कि इफ़ सोर्स इज कोहेरेंट और इनकोहेरेंट हो। कोहेरेंट केस में जो फॉर्मूला, जितने भी आपने केस पढ़े सब कोहेरेंट केस के लिए पढ़ा, ये सारा कुछ हमने बता दिया था। आई मैक्स क्या होगा, 4I0 होगा, आई मिनिमम क्या होगा, वो 0 होगी, ये फॉर्मूले आप जानते हो। लेकिन इनकोहेरेंट को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो cos फाई की वैल्यू 0 होगी, साइन फाई की वैल्यू 0, ये एवरेज वैल्यू होती है। जो साइन दिखाए गए एवरेज के हैं। तो यहाँ पर जो ए का फॉर्मूला बनता है वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटा दोगे तो रूट में आ जाएगा। अब आई का, तो यहाँ चाहे मैक्सिमम पूछा जाए चाहे मिनिमम, दोनों को वैल्यू बेटा क्या होती है, सेम होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, रेशियो दे देते हैं 1/A2 का और आई मैक्स और आई मिनिमम पूछ लेते हैं, तो आप टफ क्वेश्चन होता है, आप जल्दी लगा नहीं पाते। इस फॉर्मूले में आप डाल देना क्या, आर का मतलब बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये रेशियो किसका, एम्पलीट्यूड का है बेटा, किसका रेशियो, एम्पलीट्यूड। डायरेक्ट रखिएगा, आंसर मिल जाएगा एक ही लाइन में। अब आती बारी इसकी, क्योंकि मैंने कहा ये क्वेश्चन जरूर आएगा नीट 2023 में। क्या कंडीशन आपको दी जाएगी, दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है। तब उस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा, I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2 = आई मैक्स, क्योंकि ये वैल्यू जो बेटा होगी वो आई मैक्स होगी, cos स्क्वायर 5/2। हो सकता एम्पलीट्यूड के फॉर्म में पूछ ले तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये निकल के आएगा। ये सब आपने पढ़ा होगा जब आपने डिटेल में लेसन को कंप्लीट किया होगा। हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सीधी बात करेंगे। हाँ, इस पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को डिस्कस जरूर करा देते हैं फास्ट, ठीक है। अब अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया, मैं पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में 10.5 पे दिया हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या है जरा देखो दोबारा। कहा गया है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस लेमडा। देखो पाथ डिफरेंस बेटा कितना दिया, लेमडा, और इंटेंसिटी कितनी दी है, के। तो ये जो के दिया हुआ ये इंटेंसिटी दिया है, और जो लेमडा दिया है उसका पाथ डिफरेंस दिया है। क्लियर। करें व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा, जरा देखना, समझना अच्छे से। I = आई मैक्स cos स्क्वायर 5/2। तो आई मैक्स तो ये हो गया कांस्टेंट, इसको हम सीधे ऐसे बना लेते हैं। देखो कितना मस्त फॉर्मूला हम आपको बना के दे रहे हैं, आराम से लगा लेंगे, इस तरह लगाएंगे कभी कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो देखो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, I1/I2 = cos 5/2 स्क्वायर लगा हुआ, ध्यान रखेंगे, cos स्क्वायर 5/2। ये हमने दो कंडीशन बना ली। यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था अभी, डेल्टा फाई = 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो मैंने अभी बताया पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ, लेमडा दिया है, लेमडा रख दो। जब वैल्यू रख दोगे जरा देखिएगा क्या निकल के आया, 2π/λ इंटू लेमडा, लेमडा कटेगा बेटा, कितना आएगा, 2π। 2π का मतलब आप जानते हो, डेल्टा फाई का मतलब हुआ कि कितना, पाई मतलब 180 इंटू करोगे कितना होगा बेटा, 360 हो जाएगा। क्लियर। देखो फाई 1 मैंने निकाल दिया, इसी तरह फाई 2 जो निकाल देते हैं तो क्या बनेगा, 2π/λ इंटू, देखो बाद में कितना पार्ट डिफरेंस दिया, ये देखो दिया λ/3। तो ये λ/3 ये कट जाएगा, आपको मालूम है कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 120। क्लियर। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ फटाफट आंसर। पहले इंटेंसिटी बेटा कितनी दी है, के दिया है, I2 आपसे मांग रहे हैं, कॉस स्क्वायर, अब आपको 5/2 करना, 360 का अगर हम हाफ करेंगे बोलो कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और अपान में अगर हम कॉस स्क्वायर 120 का हाफ करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। 120 की वैल्यू, 180 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही बनेगा, और ये 1/4 आ जाएगा। अब आपको मालूम है 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये आ जाएगा इस तरह। I2 मुझसे मांगा गया था तो k/, क्या आ गया, 4। ये आंसर आपका हो गया। क्लियर। अच्छे से आप समझ लीजिएगा, वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है अभी जो मैंने बताया। एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे से कर लेना, ये जरूर आएगा, है ना। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं।
अब देखिए अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज किस केस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले डायग्राम की चर्चा करते हैं। डायग्राम जरा समझ लीजिए अच्छे से, तब क्वेश्चन आप समझ में आ जाएगा। ये जो लाइन दिखाई गई है, ये दिखाई गई है स्क्रीन को, क्लियर, ओके। स्क्रीन और ये जो दो डॉट दिखाए गए हैं, जो पॉइंट, इनको आप सब लोग जानते होंगे, इनको स्लिट कहते हैं। ये S1 S2 है। स्लिट के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल डी से लिखते हैं। स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, उसको कैपिटल डी से कहते हैं, क्लियर। आप कहेंगे रेड लाइन क्या दिखा रहे हो, ये बेटा वेव दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, वेव। ये वेव हैं, यहाँ पर आकर मिलेंगे, यहीं पर हमारे पास डार्क या ब्राइट फ्रिंज बनेंगे। ये जो बीच में पॉइंट होता है इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, जिसको CM। और सेंट्रल मैक्सिमा की जो डिस्टेंस होती है इस P पॉइंट की, इसको X से डिनोट किया जाता है बेटा। किससे डिनोट करते हैं, X से। अब आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो पोजिशन की बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज। इसका जो फॉर्मूला बेटा होता है वो n d लेमडा बाई डी होगा, क्लियर, याद हो जाना चाहिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो n का मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज से है, d का मतलब आप जानते ही हो कि कैपिटल D का मतलब है स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस, स्मॉल d आपका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, और लेमडा का मतलब है वेव लेंथ से, ओके। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर पूछा जाएगा वो एंगुलर फ्रिंज है। तो वो थीटा की वैल्यू बेटा क्या होगी, तो आप कहेंगे n लेमडा बाई डी, क्लियर, याद हो गया होगा, दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिया होगा। इसी तरीके से जैसे ब्राइट होती है वैसे डार्क की बात करेंगे। तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, तो आपको मालूम है x इक्वल टू फॉर्मूला बेटा क्या होगा, 2n माइनस 1 डी लेमडा बाई 2d। इसी तरीके से थीटा भी होगा, एंगुलर फ्रिंज भी होगी, तो क्या कहोगे, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2d। कैपिटल डी हटा दीजिएगा। ये बनते कैसे हैं स्क्रीन पे, ऐसे बनते हैं। अगर ब्राइट बनेगी उसके बाद डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम दो ब्राइट ब्राइट के बीच की डिस्टेंस कहें तो इसको ही हम W या इसको हम बीटा कहते हैं, जिसको हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, दो डार्क डार्क के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको भी हम W या बीटा कह सकते हैं, ओके। तो बीटा का मतलब समझ में आ गया। तो बीटा क्या है आपको मालूम हो गया होगा, ये फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ कैसे लिखते हैं तो आपको क्लियर पता हो गया होगा। फ्रिंज विड्थ लिखा जाता है बेटा बीटा से या W से लिख सकते हो, और इसका फॉर्मूला होगा d लेमडा बाई डी, ओके। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम दिया हुआ है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, किसी मीडियम में डाल दें। कहाँ डाल दें, मीडियम में। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था बहुत अच्छा सा। तो पूछेगा नया बीटा क्या हो गया है, नया W क्या होगा। तो आप कुछ नया ना करिएगा बेटा, बीटा को डिवाइड करना म्यू से। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ सिखाई थी, याद करो कि अगर वेलोसिटी पूछे तो जो रियल वेलोसिटी थी उसको म्यू से डिवाइड किया, देखो बन गया था। आपसे लेमडा पूछा गया था मीडियम में, तो आपने कहा सर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हमने कहा यस कर दो। हमने कहा बीटा मांग रहा है तो क्या करेंगे, तो आप कुछ ना करिए, बीटा को भी म्यू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर आपसे कहे थीटा बताइए नया क्या होगा, तो आप तब भी आप थीटा बाई म्यू कर दीजिए। बहुत आसानी से चारों फॉर्मूले यूज होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका नीट में। अभी मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, तुरंत देखिएगा क्वेश्चन। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ देख लीजिए, थीटा इक्वल टू बेटा क्या होगा, तो आपका होगा लेमडा बाई डी। मैंने बता दिया पहले भी। और अगर आप मीडियम के अंदर बात करेगा तो थीटा बाई क्या कर देना, म्यू कर देना, कोई परेशानी की बात नहीं है, ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं आया है। पूछेगा नंबर ऑफ मैक्सिमा या कहिए ब्राइट फ्रिंज की नंबर्स पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, 2d बाई लेमडा प्लस 1, ओके। 1 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि सेंटर में भी एक फ्रिंज मिलती है, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, क्लियर। तो ये देखिए किसका फॉर्मूला हो गया, ये नंबर ऑफ मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज 2d बाई लेमडा प्लस 1। इसी तरीके से नंबर ऑफ मिनिमा या कहिए डार्क फ्रिंज की पोजीशन पूछेगा, नंबर्स पूछेगा, तो ये फॉर्मूला याद करेंगे ना, d बाई लेमडा प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब देख लो पूरा, एक बार पूरा रिवीजन फिर से कर लेते हैं हल्का सा। ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं, ये किस में बात होगी, ये क्वेश्चन आएगा जब, तो कहेगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC, ओके। ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला रट लीजिए तुरंत ही, एन डी लेमडा बाई डी। एन क्या है आप कहेंगे नंबर ऑफ फ्रिंज है, डी क्या है डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन की, स्मॉल डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, लेमडा वेवलेंथ है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से सारा कुछ यहाँ पढ़ लेंगे। एंगुलर फ्रिंज हो गई। डार्क फ्रिंज के केस में अगर हम डार्क फ्रिंज की पोजीशन की बात करेंगे तो 2n माइनस 1 डी लेमडा बाई 2d, और इसी तरह एंगुलर की बात करेंगे तो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2d। अंत इतना कैपिटल डी हटा दीजिएगा, ओके। फ्रिंज विथ बीटा डी लेमडा बाई डी, बीटा डैश बीटा बाई म्यू।
अब हमें एक तरीका बता दिया था कि जैसा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी मीडियम में पूछे म्यू से डिवाइड कर दो। लेमडा नॉट क्या है, वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू से डिवाइड कर दो, मीडियम निकल आएगा। एंगुलर फ्रिंज पूछे थीटा डैश तो थीटा को म्यू से डिवाइड कर दो। फ्रिंज विथ अगर पूछे मीडियम में तो बीटा जो भी हो उसको म्यू से डिवाइड कर लो। ठीक है, क्लियर। एंगुलर फ्रिंज विथ क्या होगा तो आपको फार्मूला बता ही चुके हैं, दोबारा देख लीजिए, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, और अगर मीडियम में कहे तो डिवाइड कर दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है फ्यूचर में। नंबर ऑफ मैक्सिमा कहें या ब्राइट फ्रिंज कहें, क्योंकि जो मैक्सिमा होता है उसी को ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला 2d बाई लेमडा प्लस 1। और इसी तरह मिनिमा भी याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मिनिमा या डार्क फ्रिंज की पोजीशन या पोजीशन है, सॉरी ये नंबर्स हैं, तो क्या निकल के आएगा 2d लेमडा बाई डी बाई लेमडा और प्लस 1/2। ओके, ये फॉर्मूले दोनों याद करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन से समझा देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन किस तरह के पूछेगा, पूछा गया है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ये डायग्राम दिया हुआ, देखो बहुत आराम से, ये क्या है लाइन तो आपको पता है, इसको क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, स्क्रीन। ओके, और ये दो स्लिट दिए हैं, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, 2 लेमडा दी है। अब नंबर ऑफ फ्रिंज पूछा गया, पहला किसके लिए पूछा गया, ब्राइट के लिए, दूसरा किसके लिए पूछा गया, डार्क। चलो ब्राइट की बताते हैं बात। तो नंबर ऑफ फ्रिंज अगर हम ब्राइट के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको रट गया होगा 2d बाई लेमडा प्लस 1, मैंने कहा, क्लियर। वैल्यू रखो, डी की वैल्यू बेटा कितनी दी है, 2 लेमडा दी है, तो 2 इंटू 2 लेमडा बाई लेमडा और प्लस 1, लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 5। देखो 5 आ गया, कोई दिक्कत, बहुत मस्त। अगर फॉर्मूला आता है तो कोई दिक्कत नहीं हो, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। ठीक है, जैसे अब इसी में डार्क भी निकाल के दिखा देते हैं। डार्क को क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी ट्रिक चलेगी, ध्यान रखिएगा। पहले तो फॉर्मूला रट लो, 2d बाई लेमडा प्लस 1/2। अब देखो यहाँ सॉल्व करते दिखाते हैं आपको। डी की वैल्यू देखो बेटा कितनी दी हुई है, 2 लेमडा दी हुई है, क्लियर। रख दिया जाए तो आपको हो गया 2 लेमडा बाई लेमडा और प्लस इसको 0.5 लिख सकते हैं, क्लियर। ये काट दो, तो जब आप काट देंगे तो देखो कुछ ऐसे दिखेगा, 2 प्लस 0.5। याद रखना कि ये जो 2 से मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं करना, क्योंकि पॉइंट में फ्रिंज हमें नहीं लेनी होती है डार्क की। ठीक है, तो 2 2 जा क्या होगा 4, केवल इसी से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से आंसर आएगा। तो देखिए तुमको शॉर्टकट बता देते हैं कि अगर आपको ब्राइट फ्रिंज मिल जाए, जितनी भी ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी उससे कम डार्क आएगी। जैसे 5 है तो 4 आ जाएगी, 6 है तो 5 आ जाएगी, 7 है तो 6 आ जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूले लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी लगाते हो तो आप ऐसे लगाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लो एक बार और समझ लो क्या है। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ, दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी दी, 3.2 दिया हुआ। तो आप इसको मतलब समझिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ब्राइट की बात करते हैं। तो ब्राइट का फॉर्मूला हमने आपको याद करा दिया है, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, है ना, क्या होगा, चलो देखो। तो ब्राइट का फॉर्मूला क्या होगा, 2d लेमडा बाई 2d बाई लेमडा प्लस 1। अब इसमें वैल्यू रखो, 2 इंटू 3.2 लेमडा बाई लेमडा प्लस 1, ये कटेगा तो क्या निकल के आया तो आपको पता है, ये बना बेटा कितना, 2 2 जा 4, 6.4 प्लस 1, इसको ऐड करोगे तो 7.4 आया। तो आपको मैंने बताया था पॉइंट वाली वैल्यू कभी नहीं ली जाएगी, तो इसका आंसर कितना होगा, 7 हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया आप लोगों को, अच्छे समझ लिया ना। आगे बढ़ते हैं, देखो नया पॉइंट लेते हैं। अब अगर हम डार्क की बात करें, डार्क में समझना, डार्क वाला आंसर समझना। पहली बात ये समझो, मैंने अभी ट्रिक बताई, 7 है तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, क्लियर है, 6 आएगा। लेकिन समझ लेते हैं कैसे, देखो यहाँ पर यही समझना होता है। ये 1/2 ऐसा कुछ दिया, अब मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ, 3.2 लेमडा बाई लेमडा प्लस इसको 0.5 कर लेते हैं पहले से, ये कट गया है ना। अब देखो क्या बनेगा, ये देखो 3.2 प्लस अंदर पहले सॉल्व कर लो, फिर मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, आपको मालूम है 3.7 बन जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो देखिए कितना हो जाएगा। देखो पॉइंट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको मालूम है पॉइंट वाला नहीं छोड़ देंगे, केवल आगे वाला लिया जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, ओके। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, नहीं, इस तरह नहीं करना है। आपको ध्यान रखना कि पॉइंट वाला छोड़ देना है पीछे जितना भी पॉइंट में, क्योंकि कभी भी जो फ्रिंजेस होते 3.7 थोड़ा बनेगी, या तो 3 बनेगी या तो 4 बनेगी। तो जब 3.7 फ्रिंज मिलेगी, फ्रिंज का मतलब 1 2 3 ये नंबर, ऐसे एक फिंगर 2 फिंगर, ये थोड़ा कि एक फिंगर फिर आधी फिंगर, ऐसा नहीं हो सकता। तो 3.7 में 3 ही लेंगे, 3.7 नहीं ले सकते हैं, या तो 8 होना चाहिए, मतलब 4 होना चाहिए,
जब 3.7 लेंगे नहीं तो इसका मतलब 3 लेंगे, 3 2 जा क्या होगा 6। तो मैं तुमको तरीका बता ही दिया हूँ कि अगर 7 आता है तो आप तुरंत 6 कर लो, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डार्क हमेशा ब्राइट से एक कम बनेगी। क्लियर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें नंबर दिए होंगे, क्या दिया हुआ, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेमडा की वैल्यू इतनी दी है, स्मॉल डी इतना दिया है, कैपिटल डी इतना दिया है, कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन। मैक्सिमा मतलब ब्राइट पूछा गया, और ब्राइट का फॉर्मूला रट गया होगा 2d लेमडा बाई 1 + 1, खत्म। 2 इंटू डी बोलो बेटा कितना दिया, 700 दिया, अपान लेमडा कितना दिया है, नैनोमीटर दिया, नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाएगा, 200 दिया है +1। ओके, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 2 से 2 कट गया, बोलो 7 + 1 = आंसर कितना आया, 8। आंसर खत्म। अभी मैंने आपको एक बताया था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये इतना देखिए भारी भरकम क्वेश्चन दिया, एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समझना, ये भी क्वेश्चन इस साल आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और आप बुक उठा कर देख लेना। 10.7 क्या दिया, मैं पढ़ दे रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे। देखो ये क्या दे दिया बेटा, थीटा दे दिया, स्क्रीन कितनी दूर दी है, 1 मीटर दी। क्लियर। देखो फिर क्या कह रहे हैं, द वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, देखो वेव लेंथ कितना यूज किया गया, 600 नैनोमीटर। ओके, व्हाट विल बी द एंगुलर विथ, देखो एंगुलर फ्रिंज विथ पूछी जा रही है, थीटा पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं इफ इंटायर एक्सपेरिमेंट, जितना भी एक्सपेरिमेंट है, वो जितना भी आपरेटस है, इस इमर्ज्ड पानी के अंदर रख दिया गया, इमर्ज्ड इन द वाटर, जिसकी ये दिया। अब अगर इसको मेथड से लगाओगे तो काफ़ी लगाना पड़ेगा, मैंने तुमको तरीका बता दिया था कि अगर कभी भी मीडियम के अंदर पूछा जाए तो मैंने कहा जो भी थीटा दिया उसको म्यू से डिवाइड करो, खत्म, आंसर हो गया। अब आपको बवाल करने की जरूरत नहीं, थीटा देखो कितना दिया था मैंने आपको, ये देखो थीटा मैंने आपको दिया था, तो 0.2 को केवल बेटा 4/3 से डिवाइड ही तो करना है। अब आपको मालूम है 2.2 इंटू 3/4 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तो 3 2 जा 6/4 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे, बोलो 2, ये डिवाइड होगा 0.3 बनेगा, और डिवाइड करोगे तो बेटा 0.15 डिग्री आंसर आ जाएगा। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं, मैंने सिंपल आपको ट्रिक बता दी है कि जो कुछ यहाँ पूछा, जैसे बीटा पूछा जाता तो बीटा निकालना थोड़ा है, बीटा अगर क्वेश्चन में दिया है तो बीटा को सीधे म्यू से डिवाइड कर दो, यहाँ थीटा दिया है तो म्यू से डिवाइड कर दो, फालतू की जितनी भी डेटा दिए कोई मतलब नहीं, अगर लगाओगे तब भी आंसर तो इतना ही आएगा। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करिएगा, आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है ऑप्टिकल पाथ। तो सबसे पहले ऑप्टिकल पाथ निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लो कोई लाइट रे है, ठीक है, वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, और अचानक वो मीडियम में ट्रेवल करने लगे, तो आपको मालूम है कि सब कुछ चेंज होता है, क्या क्या चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम पाथ की बात करें, रास्ते की बात करें, तो पाथ भी चेंज हो जाता है, और पाथ जो होता है पहले वैक्यूम के कंपेयर में इंक्रीज कर जाता है, मतलब रास्ता लंबा हो जाता है। अगर कोई पूछता है पाथ कितना चेंज हो जाता है, जैसे पाथ की मैं बात करता हूँ, मान लेते हैं पहले पाथ कितना था बेटा, डी था, तो यहाँ पर इंक्रीज कर जाता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब जो चीज़ें डिक्रीज करती है उसमें डिवाइड कर दो, और जो चीज़ें इंक्रीज करें उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, किससे, जो मीडियम होगा, सपोज ये मीडियम है, म्यू है, तो अगर ये मीडियम है तो जितनी डिस्टेंस थी उसको म्यू से बेटा क्या कर दो, क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाथ निकल के आ जाएगा, मतलब पाथ का फॉर्मूला निकल आया, ऑप्टिकल पाथ इसको कहते हैं, म्यू इंटू क्या होगा, डी होगा। तो मीडियम आने से डिस्टेंस बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कैसे बढ़ जाती है, जरा दिखा दीजिए, तो चलो उनको समझा देता हूँ किस तरीके से वैल्यू आती है। तो चलिए देखिए, टाइम का फॉर्मूला हम सबको आता है, टाइम बेटा क्या होता है, तो सबको मालूम है, डिस्टेंस अपान स्पीड होता है। ओके, डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड। ओके ठीक है, डिस्टेंस हमने कितना लिए, डी लिया है। ओके, स्पीड क्या होता है, अभी मैंने तुमको सिखाया है, स्पीड किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। अब देखो वी की वैल्यू क्या होती है, सी बाई म्यू। ओके, अब ये म्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो म्यू डी बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, पाथ चाहिए, रास्ता चाहिए, ऑप्टिकल पाथ चाहिए। देखो ऑप्टिकल पाथ बेटा क्या फॉर्मूला होगा, ऑप्टिकल पाथ, पाथ मतलब सबको पता है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस सबको मालूम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इंटू टाइम। ओके, स्पीड क्या होती है लाइट की, सी होती है, टाइम मैंने अभी निकाल दिया, म्यू डी बाई क्या होगा, सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है म्यू डी, आगे बोलो आया कि नहीं,
अब ये फालतू का काम क्यों करे? अगर कॉन्सेप्ट आपको सिंपल सा पता है तो आप डायरेक्ट आंसर बना सकते हो कि कभी भी कोई भी लाइट रे अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, अचानक वो मीडियम में जाएगी तो उसका डिस्टेंस पहले से बढ़ जाएगा। आपको भी पता है कि अगर मीडियम आ जाता है तो आपकी जो डिस्टेंस है पहले से क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज। तो चलिए दोबारा देख लीजिए। पाथ, ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? पाथ इक्वल टू म्यू डी, और मैंने पूरा ड्राइव करके सॉल्व कर दिया। तो इसकी ज़रूरत नहीं, फिलहाल आपको फॉर्मूला चाहिए ना, तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू क्या आएगा? म्यू डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरफेरेंस व्हेन अ थिन स्लैब इंट्रोड्यूस्ड। अगर मान लो ये जो डायग्राम मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि ये स्लिट है क्या बेटा? S1 है, ये क्या है? S2 है। ये दो वेव जा रही हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है आपको मालूम है, स्मॉल डी से लिखते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से लिखते हैं। सब क्लियर है आपके पास? क्वेश्चन में बताया गया कि अगर किसी रे के एक ही रास्ते में कोई स्लैब डाल दिया जाए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या है? म्यू है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? उसका क्या फॉर्मूला लिखेंगे? तो इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होगा कि ये जो पी पॉइंट था आपको मैंने एक्स ये बताया था, ये चेंज हो जाएगा, नया एक्स आएगा। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस फॉर्मूले को जरा समझ लो। क्या निकल के आएगा? सेंट्रल से सेंट्रल मैक्सिमा से जो चेंज आएगा वो बेटा ये होगा कैपिटल डी बाई डी। कैपिटल डी आपको पता है, स्मॉल डी भी मालूम है, और ब्रैकेट में बेटा होगा μ1 - 1 इंटू टी। म्यू क्या है? आप कहेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मीडियम है। ओके, बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए स्लैब में कितना चेंज आएगा, अगर डेल्टा उसमें स्लैब के अंदर पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि स्लैब में कितना होगा, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, μ - 1 इंटू टी। ये थिकनेस है ना, ये डिस्टेंस का चेंज अगर स्लैब के अंदर पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था कि नंबर ऑफ फ्रिंज क्रॉस कहा जाए, शिफ्ट कहा जाए सेंट्रल लाइन से, तो इसके लिए फॉर्मूला बेटा क्या लिखोगे? आपको मालूम है n इक्वल टू डेल्टा एक्स स्लैब डिवाइडेड बाई लेमडा, या इसको और अच्छा लिखना चाहो तो μ1 इंटू टी अपान लेमडा लिख सकते हो। ठीक है, दोबारा जान लो, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छा सा क्वेश्चन क्या दिया है? एक्सीएम आपको निकालना है। एक्सीएम सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास ना समझिएगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्प्लेसमेंट है, कितना ये शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मीडियम आने से पी पे नहीं मिलेगी फ्रिंज, थोड़ा सा ऊपर मिलेगी, और कितने से मिलेगी? तो उसके लिए फॉर्मूला है डी बाई डी, ब्रैकेट में μ - 1 इंटू टी। म्यू का मतलब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी बेटा थिकनेस है, याद रखना। ये क्या है? थिकनेस है, थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो ये फॉर्मूला आप रिवाइज कर लिए। अब देख लो इस पे क्वेश्चन देख लो बहुत अच्छा सा, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, क्या कहा गया अच्छे समझना। और कैसे पहचानेंगे कि यही फॉर्मूला दिया, मैं आपको बताऊंगा। ये वर्ड लिखा होगा, क्रॉस लिखा होगा या शिफ्ट लिखा होगा सेंट्रल लाइन से, कब? जब कोई इंट्रोड्यूस किया गया होगा ऊपर वाली रे में, ये भी ध्यान रखना, ऊपर वाली स्लिट 1 पे कोई इंट्रोड्यूस किया जाए तब नंबर ऑफ फ्रिंज पूछे जाएंगे। पिछला एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ब्राइट और डार्क के लिए नंबर ऑफ फ्रिंज निकालने का तरीका क्या बताया था। ब्राइट के लिए तो आपको याद है 2 डी बाई लेमडा प्लस 1, और डार्क के लिए मैंने क्या बताया था, 2 ब्रैकेट में बाहर था, अंडर क्या लिखा था, डी बाई लेमडा और प्लस 1/2। ओके, अब ये नया क्वेश्चन आ चुका है कि नंबर ऑफ फ्रिंज अगर पूछा जाए इस केस में, तो कैसे पहचानेंगे जरा देखते हैं, ये केस है कि नहीं है। देखो कैसे, देखिए क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ थिन स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, देख लो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया गया, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अपर स्लिट। देखो क्वेश्चन में क्या है, ऊपर वाले स्लिट पे, ड्यू टू इट सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टेड टू द पोजीशन ऑफ फिफ्थ फ्रिंज। ये देखो क्वेश्चन आ गया कि शिफ्ट कर दिया, मैंने अभी बताया था शिफ्ट वर्ड मिलेगा, और कितना दिया है 5, ये जो n दिया यही नंबर ऑफ फ्रिंज है। ओके, तो और लेमडा आपको इतना दिया, कह रहे हैं फाइंड द थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ द स्लैब पूछा जा रहा है। क्लियर, आपको मालूम हो गया। अब फॉर्मूला याद कर लो, देखो बेटा क्या मैंने लिखा है, n μ - 1 इंटू टी बाई लेमडा। हमसे टी मांग रहा है, टी देखो निकाल देते हैं, टी इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और μ - 1 आ जाएगा। n बेटा 5 दिया हुआ है, ये देखो 600 नैनोमीटर है, नैनोमीटर को हम 10⁻⁹ लिख लेंगे, और μ - 1 दिया गया। म्यू किस क्वेश्चन में कितना दिया, देखो यहाँ पर दे रखा है म्यू, तो आपको पता हो गया म्यू में से अगर निकालेंगे तो 0.5 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे 0 बढ़ जाएगा, ये 5 कैंसिल 10 आ जाएगा। अब आपको पता है 600
6000 हो जाएगा 10⁻⁹ और पॉइंट यहाँ रख देंगे तो देखिए 3 और कम हो जाएगा -6, इसको हम लिख सकते हैं 6 माइक्रोमीटर। अब देखिए अगला फॉर्मूला रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है कई बार, तो बहुत अच्छे से रिजॉल्विंग पावर को हम आरपी से लिखेंगे। फॉर्मूला रट लीजिएगा A/1.22 लेमडा। बहुत मस्त, आप याद कर लिए। लेमडा मतलब वेवलेंथ है बेटा, ए क्या है डायमीटर है, ऑब्जेक्टिव लेंस की डायमीटर है, तो आप लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। सब पढ़ चुके हैं आप, और आगे हम वेव ऑप्टिक्स के बाद रे ऑप्टिक्स पे भी बता देंगे सारा का सारा, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला भी देख लो भाई, जैसे ये देखा तो आरपी इक्वल टू फॉर्मूला इसका होता है 2 म्यू साइन एल्फा अपान 1.22 लेमडा। सेम टू सेम, बस अंतर इतना थोड़ा सा इसमें अंतर आ गया है कि म्यू क्या चीज़ है, अल्फ़ा क्या चीज़ है। तो अल्फ़ा और म्यू को समझ लीजिए। म्यू बेटा आप जानते हो भाई, पुरानी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अल्फ़ा ये है θ/2। आप कहोगे थीटा क्या है, जो लेंस के आगे जो एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल होगा थीटा, और जो हाफ एंगल होगा वो होगा अल्फ़ा। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, इसको कई बार हम ऐसे भी लिख लेते हैं 2n × a और अपान 1.22 लेमडा। आप कहेंगे n × a क्या है, इसको क्या कहोगे, तो ये बेटा न्यूमेरिकल, ये है न्यूमेरिकल अपर्चर। इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है, अपर्चर, जिसकी वैल्यू होती है म्यू साइन एल्फा के। तो ये क्वेश्चन में कई बार दे देता है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इतना दिया, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से रख देना। क्लियर। अब अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे ब्रेविस्टर्स लॉ की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, ब्रेविस्टर्स लॉ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्रेविस्टर्स लॉ। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू tan IP। अब आप कहेंगे IP क्या है, पोलराइजेशन एंगल है, और दूसरा फॉर्मूला होता है यहाँ पर R + IP इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्या है, जा देखिएगा। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कोई पोलराइजर है, इससे कोई रे निकलती। देखो ये पहले डायग्राम को से समझ लो, फिर बात करते हैं। देखो ये रे आई जिससे इंसिडेंट करेंगे, इसी को हम आई कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आईपी की बात करेंगे क्योंकि पोलराइज लाइट है, ठीक है। और जो निकलेगी तो वो भी आपको पता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर हम इसे डॉट डॉट क्यों बना दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो ऑसिलेशन हो रहा है ऊपर नीचे हो रहा है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो लाइट है वो 100%, बहुत ध्यान समझना, ये 100% पोलराइज्ड है। ये क्या है, 100% पोलराइज्ड है। और कैसे है, परपेंडिकुलर, मैंने अभी बताया था परपेंडिकुलर, ध्यान से देख लो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये क्लियर। अब कुछ रे क्या होगी, इधर निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे सपोज ये एयर है और ये कोई मीडियम है, डेंसर मीडियम है ना, तो डेंसर मीडियम है म्यू, तो मान लो कुछ रे इधर चली गई, तो यहाँ पर जो ऑसिलेशन होंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे, सरफेस के पैरेलल होंगे, ऐसे समझ लीजिएगा। लेकिन ये कंप्लीट, ये 100%, ये वाली रे मैंने बताया 100% पोलराइज्ड होगी, बट ये पार्शियल पोलराइज्ड होती है। भी ध्यान रखना, ये क्या होती है बेटा, पार्शियली पोलराइज्ड होगी, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला आप पहले याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। देखो ये वाली जो रे है, ये वाली जो रे और ये लाइन, ये यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा R + IP। देखो ये IP है और ये क्या है बेटा, R है। ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। अच्छे से यही बताया गया कि ये एंगल जो बना गया 90। तो याद हो गए, दोनों फॉर्मूले बहुत क्वेश्चन आते हैं। म्यू इक्वल टू tan IP और ये दिया है R + IP इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है, जरा देख लो क्या स्टेटमेंट है। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ क्या दिया है। ये क्वेश्चन की तरह आप समझिएगा, इसको क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, कि फॉर व्हाट एंगल of incidence is the reflected ray normal to the incident ray। क्वेश्चन कहा गया वो एंगल बताइए जिस पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। क्या क्वेश्चन है, फॉर व्हाट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे।
ठीक है, नॉर्मल निकले। तो देखो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, उन्होंने पूछा ये सवाल। तो एक देखो फॉर्मूला क्या मैंने लिखा अभी, आर प्लस आई पी इक्वल टू क्या कर दे 90। अब आपको पता दोनों सेम कर दो, क्योंकि उन्होंने सेम करने को कहा, तो मैं देखो सेम कर देता हूँ, इंसिडेंट एंगल निकाल दूंगा। जब दोनों सेम कर दोगे तो 90 हो जाएगा, भाई 90 लाना था, तो ये 2IP हो जाएगा, ये 90 दिया है, तो इसका मतलब IP इक्वल टू अगर पूछा जाए तो 45 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, 45 डिग्री। क्या ऑप्शन आएगा 45, मतलब वो कौन सा एंगल होगा जिस पर वो दोनों एक दूसरे के नॉर्मल हो, किस एंगल से इंसिडेंट करे, तो आप कहेंगे 45 डिग्री। ये आपको मैंने कैलकुलेशन भी दिखा दिया, स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट लिख के आएगा तो बता देना वो एंगल कौन सा एंगल है जिस पर वो नॉर्मल हो जाएंगे, तो कहोगे 45 डिग्री। अगर ये देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये पूछ रहा है ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाए, ये पूछ रहा है, बहुत आसान है। कैसे होगा यार, 45 डिग्री ये हो 45 डिग्री ये, सीधे ओरल लगा लो। मन अगर ध्यान से देखो तो 45 डिग्री ये 45 डिग्री ये, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90, होगा कि नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है, लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेलिस लॉ, मेलिस लॉ का पहले फॉर्मूला देख लो अच्छे से। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा होता आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पहले याद कर लो। अब आई नॉट जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, ये पोलराइज्ड लाइट है, कई बार नॉन पोलराइज्ड भी हो सकती है, तो ये फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। लेकिन जो मैंने यूज़ किया है, ये कैसी लाइट मैंने यूज़ किया है, पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी है। यहाँ पर दो केस हमसे पूछे जाएंगे, देख लो। पहले केस कहा जाएगा फॉर अनपोलराइज्ड लाइट, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर पोलराइज्ड लाइट। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगा। पोलराइज्ड लाइट यूज़ किया जाएगा तो आप ये रट लीजिए, आई डैश जो होगा वो फॉर्मूला बेटा क्या होगा, तो आप कहेंगे आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। रट लो पहले, उसके बाद समझाते हैं। कब इसका यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, बहुत साफ समय बता दे रहा हूँ, अच्छे से याद करना कि अनपोलराइज्ड लाइट हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, आई डबल डैश इसे, क्योंकि हम इस स्टेप पे काम कर रहे हैं लास्ट वाले, तो चाहे उसको डबल डैश कहो, डैश कहो या आई कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पर जो लाइट हमने यूज़ किया है, ये वाली लाइट बेटा अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसी है, अनपोलराइज्ड, मैंने अभी बताया था ये बदलता रहता, अनपोलराइज्ड लाइट है, क्लियर, उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। ओके, अब अगर ये क्वेश्चन आता है पोलराइज्ड के लिए, तो आप ये याद रखेंगे, आई डबल डैश इक्वल टू आई नॉट बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप फंस जाएंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कैसे आया मैं अभी इसकी चर्चा करता हूँ, लेकिन पहले एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन देख लो। देखो क्वेश्चन क्या आया है, ये देखो क्वेश्चन आया है, अच्छे से देखो। एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन है, 10.8 है, कह रहे हैं डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड, देखो यहीं पर मिल गया, पोलराइज्ड लाइट सीट इज रोटेटेड बिटवीन द टू क्रॉस पोलराइज्ड। ठीक है, तो अगर पोलराइज के लिए बात हो रही है तो आई डैश पूछा जाएगा, क्या होगा, तो आप सीधा आंसर बोलेंगे आई नॉट बाई 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये मैं बताऊंगा। इस पर डेटा भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आया है, और ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ पर याद रखना क्रॉस का मतलब क्या, कि पहले मान लो पोलराइज्ड ऐसे था, पोलराइज मतलब पोलराइजर, और उसके बाद अगले स्टेप में ऐसे घुमा दिया गया, तो इसको क्रॉस कहते हैं। क्रॉस मतलब आप जानते हो प्लस का साइन, जैसे एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसको क्रॉस कहते हैं। तो ये वाला केस में ऐसा ये बनेगा, तो दो लाइट होते हैं, एक पोलराइज लाइट होते हैं, एक नॉन पोलराइज। तो उस फॉर्मूले को मैं समझाता हूँ कि आया कैसे है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए बहुत लास्ट स्टेप है, बहुत अच्छे समझना। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आई नॉट से मैंने स्टार्ट किया, ये लाइट कैसी है, ये आप कहेंगे अनपोलराइज लाइट है, ये वाली लाइट है। जब यहाँ पहुँचेगी तो सबसे पहले याद कर लो कि जो यहाँ लाइट पहुँचेगी वो हाफ जाएगी, हाफ जाती है केवल, बाकी लाइट रह जाती है, क्योंकि ये क्या है, पोलराइजर है। पोलराइजर ऐसा डिवाइस होता है जिससे अपने अंदर से उन्हीं रे को पास होने देता है जिनका ऑसिलेशन अपने एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, तो आप सीधे याद कर लीजिए कि जो इंटेंसिटी पास होगी वो हाफ पास होगी। अब हमको यहाँ पता करना है पहले, तो आई डैश, देखो मैंने फॉर्मूला क्या देखा कि आई नॉट यहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, तो आई नॉट कौन सा यूज़ करेंगे, पोलराइज्ड, हमने पोलराइज लाइन निकाल ली, आई नॉट बाई 2। देखो तो आई नॉट बाई 2 मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया इस जगह पे, तो देखो आई डबल डैश निकालेंगे तो फिर फॉर्मूला वही होगा, क्या, आई डैश और कॉस स्क्वायर, एंगल यही लेंगे जो एक्सिस के साथ बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 90 माइनस थीटा। क्लियर,
अब जरा इसको देखो, आई डैश इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ, आई डबल डैश, आई डैश की वैल्यू कितनी निकाला था मैंने, ये निकाला था, वैल्यू डाल देंगे तो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है इसको सॉल्व करना होगा, तो हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा बनाना चाहते हैं, तो मैंने एक काम कर दिया, हमने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे देखो। तो ये इसको हम अरेंज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बना लिया। नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो आई नॉट बाई 8 आ जाएगा। ये बचेगा कितना, 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। मैं और सॉल्व करके दिखाता हूँ, अच्छे से समझते चलिए। तो आई नॉट बाई 8 आएगा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो ये निकल के आ जाएगा। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, तो आप समझ गए होंगे कि आई नॉट बाई 8 ये है साइन 2 थीटा का, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा, तो देखो वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। तो ये डेरिवेशन तुमको थोड़ा याद करना है, तुमको तो आंसर याद करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको डायरेक्ट लिख दिया, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, आई नॉट रखोगे, आई नॉट बाई 2 रखोगे, यहाँ पर आई नॉट ही रहेगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो बस। तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 4, तो इसलिए 4 हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल याद कर लेना, माइनस ला का मेन फॉर्मूला आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ आई नॉट पोलराइज्ड लाइट रखी जाएगी। तो देखो हमने शुरुआत क्या किया, अनपोलराइज लाइट से, तो उसमें आई नॉट हमको दे दिया, कोई फर्क नहीं। जब यहाँ पहुँचेंगे तो आई नॉट बाई 2 रखेंगे, वही वैल्यू रखेंगे। तो पहला अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ से सॉल्व होगा, अगर दूसरा क्वेश्चन आता तो यहाँ से। अब जरा देखो, पहले क्या थी, लाइट सीधे थी, ऐसे पोलराइजर था, और उसके बाद लास्ट स्टेप में कैसे हो गया, ऐसे हो गया। अगर कोई पूछता है कि ये कैसे है, तो क्रॉस हुआ ना, पहले ऐसे था फिर अचानक ऐसे हो गया। तो क्रॉस जब वर्ड यूज़ करेगा, जैसे अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें मैंने बताया था क्रॉस वर्ड, तो जब भी क्रॉस वर्ड होगा तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करिएगा। और ये अगर आता है पोलराइज्ड लाइट तो आप ऐसे यूज़ करना, ठीक है। इस प्रकार से आप वेव ऑप्टिक्स का पूरा 1 शॉट हमने रिवीजन करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जो बच्चे नहीं किए हैं जरूर करेंगे, जो किए हैं वो लाइक और अच्छा कमेंट करेंगे। और आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए वो ध्यान से बता दीजिएगा, तो कोशिश रहेगी कि वही टॉपिक हम पहले आपको दें। वैसे तो मैं सारा टॉपिक बनाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन में पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले बेस्ड होंगे। 10 क्वेश्चन क्या होता है, मिक्स होते हैं, दो दो कॉन्सेप्ट से मिला के बनाए जाते हैं, और 5 क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। तो जब आप 30 क्वेश्चन कर लेंगे और जब सारे फॉर्मूले आपको आते होंगे, तो जो डबल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, जो दो दो केस को मिला के बनाया जाता है, वो भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इस तरीके से आपका काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये जो लास्ट मोमेंट है, जो लास्ट मोमेंट में हमें क्या करना होता, टॉपिक नहीं पढ़ना होता, केवल फॉर्मूलों का रिवीजन करना होता। तो आप अच्छे से रिवीजन करते होंगे, अपना टॉपिक क्लियर होगा। हमें उम्मीद है कि आपने सारा का सारा रिवीजन कर लिया होगा और अच्छे से कर रहे होंगे। अगर कोई आपको दूसरा टॉपिक चाहिए तो ज़रूर मैसेज करिएगा अच्छा सा, और हम कोशिश करेंगे कि उस पे पहले, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे हम सबसे पहले वीडियो बनाएं, और उसके बाद तो बारी बारी से हम आपको देते रहेंगे। तो आप जल्दी से इसे कवर कर लीजिएगा और आगे की तरफ अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।